हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपने इंग्लिश का लास्ट वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने ए, एन और द का यूज बताया था कि कब किसका कहाँ यूज करते हैं। द पे अभी मुझे और क्वेश्चन कराने हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। लेकिन ए और एन के उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और किसी भी इंग्लिश की बुक से ए और एन के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। भले ही आपको लग रहा होगा कि ए और एन का यूज तो बहुत आसान है, कहाँ आएगा पेपर में, लेकिन यूपी सीनेट में कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना आसान उसने कब पूछ लिया। तो आज की वीडियो में मैं ले आया हूं कंजक्शन के कुछ यूज, कि कंजक्शन का यूज कहाँ होता है और कंजक्शन होता क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मैं बताऊंगा कि कंजक्शन क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सी वॉज लेट, सी मिस्ड द बस। वो लेट थी, उसकी बस छूट गई थी या उसने बस छोड़ दी थी। हमें यहाँ पर कंजक्शन का यूज करना है। कंजक्शन चार दिए हुए हैं हमें ऑप्शन में। पहला दिया हुआ है बिकॉज, ऑल्दो, अनलेस और वाइल। सेंटेंस से हमें एक आइडिया मिल रहा है कि हमें एक रीजन दे रहा है, हमें एक रीजन बताना है। सी वाज लेट, क्यों लेट थी? क्योंकि उसकी बस छूट गई थी। अब यहां पर अगर हम ऑल्दो का यूज कर दें तो ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। सी वाज लेट, वो लेट थी यद्यपि उसकी बस छूट गई थी। इस सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं निकलता है, तो हमें एक रीजनेबल यूज करना है कंजक्शन। तो रीजनेबल कंजक्शन में जैसे कि आता है बिकॉज, पहला ही ऑप्शन हमें दिया हुआ है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। सी वाज लेट बिकॉज सी मिस्ड द बस, वो लेट थी क्योंकि उसकी बस छूट गई थी। ये सेंटेंस पूरा अपना मीनिंग देगा। हमारा आंसर जो आया है ए आया है। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि हमने जहां पर कंजक्शन यूज किया है उसमें दो फ्रेज या सेंटेंस को ऐड किया है। इन दोनों सेंटेंस का या फ्रेजेस का अपना अपना अलग मीनिंग था। अगर हम कंजक्शन का यूज नहीं भी करते तो ये दो सेंटेंस अपने अपने मीनिंग दे रहे थे। भले ही एक अलग मीनिंग नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमने यहाँ जोड़कर उसे एक नया मीनिंग दिया कि वो लेट थी क्योंकि उसकी बस छूट गई थी। लेकिन अगर हम इन्हें अलग अलग भी लिखें तब भी अपनी मीनिंग बता रहे थे कि सी वाज लेट, वो लेट थी, और दूसरा अपना बता रहा था सी मिस्ड द बस, उसकी बस छूट गई थी या उसने बस छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने यूपी सीनेट 2025 के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है, फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के नाम से। उसकी प्राइस हमने सिर्फ 99 रुपीज रखी हुई है। 99 रुपए में आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे। सारे टेस्ट अपने शेड्यूल पर और वीकली करवाए जाएंगे। सारे के सारे टेस्ट यूपी सीनेट के परफेक्ट सिलेबस पर बेस्ड होंगे। सिलेबस या पैटर्न में जरा सा भी चेंज नहीं किया जाएगा जब तक कि एवीएमयू का कोई नोटिस नहीं आ जाता है सिलेबस पैटर्न को चेंज को लेकर। सभी टेस्ट के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ये एक इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे खरीद सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। टेस्ट की प्राइस सिर्फ 99 रुपीज है। 99 रुपीज में 10 टेस्ट आपको मिलेगा। आप टेस्ट को चाहे जितनी बार दे सकते हैं और चाहे जब दे सकते हैं, कोई लिमिट उसमें नहीं लगी होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप टेस्ट सीरीज जरूर बाई करें, उससे आपका यूपी सीनेट का स्कोर बहुत बेहतर हो सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही वुड नॉट सक्सीड, ही वर्क्स हार्डर। यहां पर भी अगर हम देखें तो ये दो सेंटेंस अपने अपने मीनिंग बता रहे हैं। ये या तो दो फ्रेज हैं या फिर दो सेंटेंस हम इनको कह सकते हैं। ही वर्क्स हार्डर, वह कड़ी मेहनत करता है, और ही वुड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं होगा। पूरा कंप्लीट मीनिंग है सेंटेंस का। कहीं से भी अगर हम कहीं किसी को कह दें कि ही वर्क्स हार्डर, तो ये नहीं कह सकता कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो हमें साफ पता चल जाना चाहिए कि जैसे ही हम दो फ्रेज या सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं तो वहां पर कंजक्शन का यूज होगा। कंजक्शन यहाँ सारे के सारे कंजक्शन ही दिए हुए हैं। इफ भी कंजक्शन है, अनलेस, सिंस और दो, ये चारों के चारों कंजक्शन है। इसमें से कौन सा यूज होगा मैं उसे बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि कंजक्शन होता क्या है और उसका यूज हम कब कैसे करते हैं। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं दो फ्रेज
फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए। इन फ्रेजेस का अपना खुद का मीनिंग होता है, इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस का अपना खुद का मीनिंग होता है। मतलब जिन सेंटेंसेस को हम ऐड कर रहे हैं उनकी खुद की मीनिंग है, हम सिर्फ इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि कोई नया सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकें, एक नई मीनिंग बना सकें। कंजक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं ताकि आप उसको याद कर लें और आपको कंफ्यूजन ना हो कि यह कंजक्शन है या फिर प्रीपोजिशन है। कंजक्शन के एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, फॉर, एंड, नॉर, बट, इफ, और, एट, अनलेस, दो, बिकॉज। ये सारे के सारे जो हैं कंजक्शंस हैं। कंजक्शंस और प्रीपोजिशंस में बहुत कंफ्यूजन होता है सबको, लेकिन एकदम क्लियर होता है कि कंजक्शन और प्रीपोजिशन को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ कंजक्शन यूज होगा और कहाँ प्रीपोजिशन यूज होगा। मैंने बता दिया है कि कंजक्शन वहीं पर यूज होगा जहां पर दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस या फिर दो मीनिंगफुल फ्रेजेस ऐड किए जाएंगे, वहीं पर कंजक्शन का यूज करेंगे। वहीं उसका उल्टा प्रीपोजिशन का यूज नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताने के लिए होता है उसी सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें यहाँ पर यूज करना है कि वो सफल नहीं हो सकता है, और दूसरा कह रहा है ही वर्क्स हार्डर, वो कड़ी मेहनत करता है। हम ऐसा यहाँ पर कुछ ऐड करें जिससे इन दोनों को मिला के एक नई मीनिंग सेंटेंस की निकलनी चाहिए। तो अगर इफ लगाते हैं तो पूरा का पूरा सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएगी। कह रहा ही वुड नॉट सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्डर। अगर वो कड़ी मेहनत करता है तो वो सफल नहीं होगा, तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो हमें इफ का मतलब होता है अगर, अनलेस का मतलब होता है जब तक की, या फिर इंग्लिश में उसका मतलब होता है इफ नॉट, मतलब अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इस तरीके का सेंटेंस या मीनिंग बताता है। सिंस एक तरीके से रीजन देता है। तो यहां पर हमें यूज करना है कि अगर वो मेहनत नहीं करता है, हार्ड वर्क नहीं करता है, या इससे ज्यादा कठिन काम नहीं करेगा, तो वो सफल नहीं होगा। हमारा यूज होगा यहाँ पर बी वाला, अनलेस ही वुड नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्डर। वो तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि वो कड़ी मेहनत नहीं करेगा। इस सेंटेंस का मतलब ये निकलेगा। हमने दो फ्रेज को ऐड करके एक नया सेंटेंस बनाया जिसकी मीनिंग उसी से मिलती जुलती हुई है, लेकिन अब थोड़ा अलग मीनिंग दे रहा है, एक रीजनेबल मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विल गो टू द पार्टी आई फिनिश माई होमवर्क। कह रहा है कि आई विल गो टू द पार्टी, मैं पार्टी जाऊंगा। आई फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा। यहां इस सेंटेंस का मतलब ये, मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा। ये दो सेंटेंस है या फ्रेज कह सकते हैं, दोनों की अपनी मीनिंग है। कह रहा है मैं पार्टी जाऊंगा, मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा। हमें इसे जोड़ के एक नया मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो हम यहां पर देखते हैं क्या ऐड कर सकते हैं। दिया हुआ है अनटिल, अनलेस, एज सून एज और व्हाइल। अगर हम सेंटेंस में देखें अनटिल का यूज करें तो कह रहा आई विल गो टू द पार्टी अनटिल आई फिनिश माई होमवर्क। अनटिल का मतलब होता है जब तक की, या जब तक। तो अगर हम यहां जब तक का यूज करेंगे तो कह रहा है आई विल गो टू द पार्टी, मैं पार्टी जाऊंगा जब तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा। तो इस सेंटेंस का कोई मतलब यहां पर नहीं निकलता है। अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको मिलता है, मतलब वो कह रहा है कि जैसे ही मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा मैं तुरंत पार्टी के लिए चला जाऊंगा, इस तरीके का सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम एज सून एज कंजक्शन का यूज करते हैं। एज सून एज मतलब उसके कहने का है कि जैसे ही, जितनी जल्दी वो अपना काम पूरा कर लेगा उतनी ही जल्दी वो पार्टी के लिए निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। इमीडिएटली काम हो रहा है यहाँ पर, कोई काम खत्म करने के बाद दूसरा काम इमीडिएटली करना है उसे। हम इस तरीके का कंजक्शन यूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मैं जितनी जल्दी अपना काम पूरा कर लूंगा मैं तुरंत ही पार्टी के लिए चला जाऊंगा। इसका सेंटेंस का मतलब ये होगा। नेक्स्ट कह रहा है सी इज टैलेंटेड, सी इज टैलेंटेड, सी लैक्स कॉन्फिडेंस।
सी इज टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है। सी लैक्स कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस की कमी है या उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। अब यहाँ पर बता रहा है कि सी इज टैलेंटेड, वो टैलेंटेड तो है लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। तो हमें यहाँ पर एक सेंटेंस, एक वर्ड भरना है या कंजक्शन भरना है जो इस सेंटेंस को जोड़ के कुछ इस तरीके की मीनिंग दे। सी इज टैलेंटेड लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर हम एंड भरते हैं तो उस सेंटेंस का मतलब गलत निकाल देगा, कहेगा सी इज टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है और उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। हम यहाँ पर बट का यूज करेंगे। बट का मतलब होता है लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। अगर यहाँ पर हम देखें सी इज टैलेंटेड बट सी लैक्स कॉन्फिडेंस, वो टैलेंटेड तो है लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। इस तरीके का सेंटेंस मीनिंग यहाँ पर निकलेगा। तो हम यहाँ पर बट का यूज करेंगे, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कंजक्शन और प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन तीनों का यूज कहाँ कब करते हैं। सेंटेंस की मीनिंग निकाल कर आप कंजक्शन का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंजक्शन है और कौन सा प्रीपोजिशन है और हम कब कहाँ यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो आउट। यहां पर एक तरीके का कंट्रास्ट दिख रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि बारिश हो रही थी फिर भी उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो बाहर जाएंगे। तो मतलब हमें एक ऐसा कंजक्शन भरना है जो कंट्रास्ट को बताए कि बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम बाहर जाएंगे। तो ऑल्दो, बिकॉज, सिंस और अनलेस। बिकॉज का यूज हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज कहेगा क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया, तो ये कंट्रास्ट तो नहीं बता रहा, वो रीजन बता रहा है। हमें यहाँ पर ऑल्दो का यूज करना होगा। ऑल्दो का यूज मैंने पहले भी बता रखा है एक दो वीडियो में कि ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, और ये एक तरीके का कंजक्शन है। जैसे ही हम ऑल्दो का यूज करेंगे तो ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो आउट। यद्यपि की बारिश हो रही थी, मतलब बारिश हो रही थी फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जाएंगे। तो ये कंट्रास्ट बता रहा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ऑल्दो। नेक्स्ट है ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। वो थक चुकी थी या थक गई थी फिर भी वो अपना काम करना जारी रखी थी। तो यहां पर हम ऑप्शन देख लेते हैं एंड, बट और सो। और सो ये पूरी तरीके से गलत है। एंड का अगर यूज हम करते हैं तो ही वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी या थक गई थी और अपना काम जारी रखी हुई थी, तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बट का यूज हम कर सकते हैं। अगर हम बट का यूज करते हैं तो बट का यूज करने के बाद सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा, ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग। वह थक चुकी थी लेकिन फिर भी उसने अपना काम जारी रखा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, कह रहा है यू अपोलोजाइज आई वुड नॉट फॉरगिव यू। यहां पर अगर हम सेंटेंस का मतलब देखें तो सेंटेंस कह रहा है या जो भी बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो कह रहा है कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो जब तक का यूज हमें करना है यहाँ पर, या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं इफ नॉट। इफ नॉट एक तरीके से अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये चीज नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, इस तरीके का सेंटेंस हमें बनाना है। तो हम यहाँ पर अनलेस, इफ, सिंस, ऑल्दो इन चार में से सिलेक्ट करना है कि हम क्या भरेंगे। सिंस हो ही नहीं सकता, ये रीजन बताता है, और इफ का यूज अगर हम करते हैं तो सेंटेंस का मतलब गलत निकल जाएगा। वो कह रहा है इफ यू अपोलोजाइज, अगर तुम माफी मांगते हो, आई वुड नॉट फॉरगिव, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तो सेंटेंस का पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। हमारे पास बचता है अनलेस। अनलेस का यूज अगर हम करें तो सेंटेंस का मतलब कुछ इस तरीके से निकलेगा कि स्पीकर जो भी है वो कह रहा है कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे या अगर तुम माफी नहीं मांगोगे, आई वुड नॉट फॉरगिव, अगर तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी या माफ कैसे करूंगी, इस तरीके का सेंटेंस बन रहा है। ऑल्दो का यूज हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑल्दो जो है कंट्रास्ट बताता है, ये मैंने इसके पहले भी बता दिया है कि वो कंट्रास्ट बताता है, कुछ अपोजिट हो रहा होता है तब उसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सी स्टेड होम सी वॉज फीलिंग अनवेल। वो घर पे रुकी थी या घर पे ही थी, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है सी वॉज फीलिंग अनवेल, वो अच्छा नहीं फील कर रही थी या एक तरीके से वो बीमार थी। तो यहाँ पर रीजन दे रहा है कि वो घर पे क्यों थी। फिर से रीजन जब दे रहा है तो या तो हम सिंस का यूज करेंगे या फिर बिकॉज का यूज करेंगे। हमारे यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दिया है, बिकॉज दिया हुआ है, ऑल्दो, अनलेस और वाइल। तो
तो रीजन के लिए हम यूज करेंगे बिकॉज को, बिकॉज को यूज करेंगे। ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ए। आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि बिकॉज, ऑल्दो, अनलेस और व्हाइल इस टाइप के जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग क्या होती है और इनको सेंटेंस में किस तरीके से फिट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर रीजन देना है हमें या यहाँ पर हमें कंट्रास्ट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा कह रहा है ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग भी है, कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, हार्ड वर्किंग भी है। एक साथ सेंटेंस में दो दो कंजक्शन का यूज हमें करना है। जैसे कि हम यूज करते हैं इसे कोरिलेटिव कंजक्शन के फॉर्म में, कोरिलेटिव कंजक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं नॉट ओनली, और फिर आगे यूज होता है बट आल्सो। इस तरीके से हम सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज भी करते हैं। तो कह रहा है ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, बट आल्सो हार्ड वर्किंग, लेकिन हार्ड वर्किंग भी है या हार्ड वर्किंग भी है, मेहनत करने वाला भी है। तो हम यहाँ पर बट का यूज करेंगे। अगर आपको कहीं नॉट ओनली दिखता है सेंटेंस में, कभी भी नॉट ओनली दिखता है तो आगे आपको ध्यान रखना है कि आल्सो का अगर यूज हुआ होगा तो वहां सिंपल है कि हम बट का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? एक कोरिलेशन में यूज होते हैं, दोनों एक साथ यूज होते हैं, नॉट ओनली और बट आल्सो। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट कह रहा है यू स्टडी हार्ड यू विल फेल द एग्जाम। कह रहा है कि तुम कड़ी मेहनत करो, यू विल फेल द एग्जाम, तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। दो सेंटेंस हैं, दोनों को जोड़ के हमें एक नया सेंटेंस बनाना है। तो यहां पर फिर से एक मीनिंग दे रहा है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे या तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे एग्जाम में, ये मीनिंग हमें मिल रही है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ इफ का यूज कर दें तो इफ का यूज करने से क्या होगा, सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो गलत मीनिंग देने लगेगा। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत से पढ़ते हो तो यू विल फेल द एग्जाम, तुम एग्जाम फेल हो जाओगे, पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। रीजन हम दे नहीं सकते हैं, कंट्रास्ट हमें यहाँ लग नहीं रहा है कि कंट्रास्ट होगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है अनलेस। अगर हम यहाँ अनलेस भरते हैं तो इस सेंटेंस की मीनिंग कुछ इस तरीके से मिलती है, अगर या जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे यू विल फेल द एग्जाम, तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी वॉज अपसेट सी डिड नॉट शो इट, वो अपसेट थी लेकिन वो दिखा नहीं रही थी इसको। यहां पर हमें बता रहा है कि सी वॉज अपसेट, वो अपसेट थी लेकिन वो दिखा नहीं रही। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहां पर भी कंट्रास्ट हो रहा है, दो चीजें अपोजिट हो रही हैं। पहला कह रहा है कि वो अपसेट थी लेकिन उसने फिर भी उसे दिखाया नहीं, तो यहां पर हम आल्दो का यूज कर सकते थे। अगर ऑप्शन में हमारे होता तो हम यहाँ पर आल्दो का यूज भी कर सकते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर हम किस किस चीज का यूज कर सकते थे। तो यहाँ हम आल्दो का यूज कर सकते थे लेकिन हमारे ऑप्शन में नहीं है, फिर हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हम कुछ उसी से मिलता जुलता खोजेंगे ऑप्शन में से कि कौन सा सही करेक्ट मीनिंग दे सकता है। तो सी वॉज अपसेट बट सी डिड नॉट शो इट, यहाँ पर हम बट का यूज कर सकते हैं। वो अपसेट थी लेकिन उसने उसे दिखाया नहीं है, वो दिखा नहीं रही थी इस चीज को, तो हम बट का यूज करेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, फिर से यहाँ पर कंट्रास्ट ही बता रहा है, सेंटेंस में कंट्रास्ट बता रहा है। कैसे कंट्रास्ट बता रहा है कि अमीर होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है, मतलब एक तरीके से जिसको समझा जाता है कि अमीर है तो वो खुश होना चाहिए उसको, लेकिन यहाँ पर उल्टा बता रहा है कि वो खुश नहीं है, अमीर है फिर भी खुश नहीं है। तो यहाँ पर हमें आल्दो दिया हुआ है, हम आल्दो का यूज करेंगे। इसके लिए मैं दो तीन क्वेश्चन में बता चुका हूं कि कंट्रास्ट आएगा तो कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट जो होगा ए होगा, हम आल्दो का यूज करेंगे और कहेंगे कि यद्यपि ही इज रिच, यद्यपि वो अमीर है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। इसका पूरा मीनिंग कुछ इस तरीके से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आई विल कॉल यू आई रीच द एयरपोर्ट। यहां पर फिर से होमवर्क वाले क्वेश्चन की तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब मैं होमवर्क पूरा कर लूंगा तो मैं पार्टी में चला जाऊंगा, तो वैसे ही बता रहा है आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा, आई रीच द एयरपोर्ट, जब मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा।
तो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचेगा वो किसी को फोन करेगा, मतलब इमीडिएटली काम हो रहा है। तो इसके लिए मैंने कहा था कि क्या यूज करते हैं हम, एज सून एज। एज सून एज मतलब जितनी जल्दी वो एयरपोर्ट पहुंच जाएगा उतनी जल्दी उसे कॉल कर लेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज एंग्री, ही डिड नॉट से एनीथिंग। वो गुस्सा थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर से यहाँ पर कंट्रास्ट का ही क्वेश्चन है कि गुस्सा होने के बाद उसे कुछ कहना चाहिए था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पर हम ऑल्दो का यूज कर सकते थे, लेकिन फिर से हमारे ऑप्शन में ऑल्दो नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर बट का यूज करेंगे। बट का यूज करेंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ही वॉज एंग्री बट ही डिड नॉट से एनीथिंग। वो गुस्सा थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन। अब इस सेंटेंस का अगर हम मीनिंग निकालें तो कह रहा है कि अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। यहां पर सेंटेंस का मतलब है अगर, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। यहां पर अगर हम अनलेस, सिंस और ऑल्दो को फिट करना चाहें तो ये फिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अनलेस का मतलब होता है जब तक की, या इफ नॉट। तो जब तक कि तुम मेहनत, तो जब तक कि तुम जल्दी नहीं करोगे तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। इस सेंटेंस का मतलब सही नहीं है। हम यहाँ पर इफ का यूज करेंगे, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हम लिखेंगे इफ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करते हो, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन छोड़ दोगे या तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। सी इज गुड एट सिंगिंग, सी इज गुड एट सिंगिंग डांसिंग। अब यहाँ पर दो चीज बता रहा है कि वो गाना गाने में अच्छी है, और लास्ट में एक फ्रेज दिया हुआ है या सेंटेंस कह सकते हैं आप, कह रहा है डांसिंग, डांसिंग में भी अच्छी है। हमें जोड़ना है इसको, हमें जोड़ के बताना है कि वो सिंगिंग और डांसिंग दोनों में अच्छी है। तो हम कैसे लिखेंगे, सी इज गुड एट सिंगिंग एंड डांसिंग, मतलब गाना गाने में और नाचने में दोनों में ही वो अच्छी है। अगर हम बट का यूज कर देते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता सेंटेंस का। और का और सो का यूज हम नहीं कर सकते हैं। गुड एट सिंगिंग और डांसिंग मतलब या तो डांसिंग में अच्छी है या गाना गाने में अच्छी है, उसका करेक्ट मीनिंग नहीं है सेंटेंस का। तो हम यहां पर यूज करेंगे ए का, एंड का यूज करेंगे हम। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। दो सिमिलर चीजें हैं, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बता रही हैं किसी की कि वो इसमें भी अच्छी है और उसमें भी अच्छी है, तो हमको इन दोनों को ऐड करना है। ये दो सेंटेंस कैसे बनेगा, दो सेंटेंस बन सकता है अगर हम इसी को पूरा पूरा लिख दें। सी इज गुड एट सिंगिंग और सी इज गुड एट डांसिंग, तो दोनों सेंटेंस का अपना अपना मीनिंग होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। ही वॉज लेट, वो लेट था। ही डिड नॉट मिस द मीटिंग, फिर से यहां पर कंट्रास्ट बता रहा है। कंट्रास्ट कैसे बता रहा है, कह रहा है ही वॉज लेट, वो लेट था। ही डिड नॉट मिस द मीटिंग, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मीटिंग मिस नहीं की। यानी अगर कोई लेट है तो उसे क्लास या मीटिंग उसकी मिस हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मिस नहीं हुआ। तो एक तरीके से कंट्रास्ट बता रहा है कि उल्टा हो गया। तो हम यहाँ पर ऑल्दो का यूज करेंगे, ए ऑप्शन का यूज करेंगे। ये ऑल्दो का आप लोगों ने लगभग इसमें 4-5 क्वेश्चन कर लिया है, तो ऑल्दो का यूज अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई विल स्टे हियर, आई विल स्टे हियर यू रिटर्न। सेंटेंस का मतलब है मैं यहीं रुकूंगा, तुम वापस आते हो, तुम वापस आते हो। दो फ्रेज हैं या दो सेंटेंस हैं, इनको हमें जोड़ना है। हम यहाँ पर क्या ऐड करें कि इनकी दोनों की मिक्स मीनिंग आए और सही सटीक मीनिंग आनी चाहिए। यहाँ पर बता रहा है कि दूसरा काम जब तक नहीं हो जाएगा तब तक पहला काम होता रहेगा। मतलब एक पॉइंट दिया गया है कि जब तक दूसरा काम नहीं हो जाएगा तब तक ये वाला काम होता रहेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अनटिल। अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक। मीनिंग लगभग सबके एक जैसे ही मिलेंगे आपको, लेकिन आपको सेंटेंस में समझना होगा कि कौन सा कहां पर यूज हो रहा है। आई विल स्टे हियर अनटिल यू रिटर्न, जब तक तुम वापस नहीं आते हो मैं यहीं पर रुका रहूंगा। इसका पूरा मीनिंग ये निकलेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अनटिल का मतलब होता है जब तक, और सेंटेंस हमारा कह रहा है कि दूसरा काम क्या है, जब तक वो दूसरा काम पूरा नहीं कर लेगा यानी वापस नहीं आ जाएगा तब तक पहला वाला काम होता रहेगा। मतलब वो रुकने वाला काम जो है वो वहीं पर रुका रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। ही इज नाइदर टॉल, ही इज नाइदर टॉल
सॉर्ट। दो चीजों को ऐड करना है, नाइदर और नॉर। जहां पर नाइदर का यूज होगा और कंपैरिजन हो रहा होगा, हमेशा याद रखनी है आपको कि कंपैरिजन हो रहा होगा और नाइदर का यूज है, कंपैरिजन हो रहा है और नाइदर का यूज है, तो आप यूज करेंगे नॉर का। नाइदर के साथ हमेशा नॉर का यूज होता है, तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन लगाएंगे। ही इज नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट, मतलब वो ना तो बहुत ज्यादा लंबा है और ना ही बहुत ज्यादा छोटा है। पूरा मीनिंग इस तरीके से निकलता है, नाइदर और नॉर एक साथ यूज होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू प्रैक्टिस रेगुलरली यू वुड नॉट इम्प्रूव। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या भरा जाएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने इस प्रैक्टिस से कुछ सीखा है, आप लोगों को कुछ समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं पहले प्रीपोजिशन और कंजक्शन का थियरी पढ़ा दूंगा आपको कि उसको कैसे कहाँ यूज किया जाता है, कौन से टाइप के कंजक्शन होते हैं, कौन से टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, उनके टाइप्स और यूजेस, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो ये आपको करके लाना है, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सी वॉज टायर्ड सी वेंट टू बेड अर्ली, वो थक चुकी थी, वह बेड जल्दी चली गई या सोने जल्दी चली गई। यहां पर भी आपको यूज करना है, आप इसका भी आंसर कमेंट में कीजिएगा। इसके आगे जितने भी हैं आपको कमेंट करके उसका आंसर देना है। ही इज यंग ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, वो यंग है और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे उसको कमेंट में करके बताइएगा। यहाँ पर कंट्रास्ट नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना आपको कि पहले ऑल्दो ही लिख देते हैं, क्योंकि वो सेम कंडीशन के काम हो रहे हैं। यंग है इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कंट्रास्ट नहीं हो रहा, उल्टा नहीं हो रहा। आई विल वेट हियर यू फिनिश योर वर्क, मैं यहाँ इंतजार करूंगा जब तक तुम अपना काम कंप्लीट नहीं कर देते हो। इस टाइप का सेंटेंस भी मैंने कराया है, कमेंट में आप बता दीजिएगा इसका। ही इज नॉट ओनली अ गुड टीचर, वो सिर्फ एक अच्छा टीचर नहीं है, एक ग्रेट मेंटर भी है। आपको इसका भी आंसर बताना है, इस टाइप का भी मैंने आगे क्वेश्चन कराया हुआ है इसी वीडियो में। यू डोंट टेक केयर यू विल फॉल इल, यहाँ पर बता रहा अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। आपको इसका आंसर भी कमेंट करके बताना है। तो 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। आप इसका आंसर या तो टेलीग्राम पर बता सकते हैं, या फिर कमेंट करके वीडियो में ही बता सकते हैं यूट्यूब पर। यह आपकी मर्जी, आप कहाँ बताना चाहते हैं, लेकिन आंसर जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया है कि नहीं और आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको वीडियो समझ में आए। सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको समझ में भी आना चाहिए। इंग्लिश जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, आपको ये ध्यान रखना है। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। तो कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसी तरीके से बनाऊंगा।